रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। होराइजन ट्रैक फॉर यू के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में रैम का क्या रोल है, वो कैसे वर्क करती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिस्टम में आपको कितनी रैम लगवानी चाहिए। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी गोना हैव फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, जो कि आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, वो क्या है, उसका कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल होता है, वो कैसे वर्क करती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिस टाइप के आप यूज़र हैं, जिस टाइप का आप काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उस हिसाब से आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको कितनी रैम होनी चाहिए। ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू जितने भी होराइजन टेक फॉर यू के वीडियोज़ के मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उन सब की लिंक्स मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो कि नीचे है, उसमें प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हो। रैम की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, उन सब की जो पूरी चेन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वैसे तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसको सही से समझना बहुत ज़रूरी है। आपका वर्क फ्लो आपको एनहांस करना है। ये पूरा चैनल क्रिएट करने का मेरा जो रीज़न है, सारे वीडियोज़ में बनाता हूँ, मैं इसीलिए बनाता हूँ कि मैं आपको आपके वर्क फ्लो को एनहांस करने में कुछ हेल्प कर पाऊँ। आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़, अगर आप अपना वर्क फ्लो ज़रा सा भी इन्हांस होता है, आपका वर्क फ्लो और आपका जो कंप्यूटिंग है वो ज़रा सा भी इम्प्रूव होता है, बेटर होता है, तो ये वीडियोज़ बनाने का जो मेरा मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रैम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। जितनी भी मेमोरीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडीज, हाइब्रिड ड्राइव, इन सब में सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट जो होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है आफ्टर सीपीयूज कैश मेमोरी। सीपीयू के अंदर भी एक छोटी सी कैश मेमोरी होती है जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगर आपने कहीं सुना हो, उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। अभी मैं उसमें आपको नहीं उलझाऊंगा। लेकिन आफ्टर सीपीयू की जो कैश मेमोरी होती है, उसके बाद अगर कोई फास्टेस्ट मेमोरी होती है पूरे सिस्टम में, तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके मदरबोर्ड का जो चिपसेट है उसके नॉर्थ ब्रिज के साथ, और नॉर्थ ब्रिज डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, यानी कि सीपीयू के साथ। अब सीपीयू जो है उसको जब कंप्यूटर ऑन स्टेट में होता है, यानी कि आप उस पर कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ एप्लीकेशन है, उसमें कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तब जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा होता है, और उस प्रोसेसिंग को करने के लिए कंप्यूटर को यानी कि सीपीयू को जितना भी डेटा चाहिए होता है, वो सारा का सारा टेम्पररी बेसिस पे स्टोर्ड होता है रैम में। वो सारा का सारा डेटा इतनी स्पीड में उसको मिलता है रैम से, क्योंकि प्रोसेसर जो है उसकी, अगर आप कैश मेमोरी की बात करो तो वो हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। वो जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो कैश मेमोरीज होती हैं, ये तीनों की तीनों अलग मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर के सीपीयू के इनसाइड। बहुत ही छोटे अमाउंट में होती है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेसर है आपके पास। तो ये 2 MB से लेके 16 या 45 MB तक की भी होती है। ये छोटी सी मेमोरी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इंसेनली फास्ट। तो जब कंप्यूटर अपना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेसर में, तो उसको जितना भी डेटा चाहिए होता है, वो सारा का सारा डेटा स्टोर्ड होता है उस वक्त रैम पे, और वो सारा का सारा डेटा इतनी स्पीड में रैम से उसे मिलता है। इसीलिए रैम का भी इतना फास्ट होना ज़रूरी है। इसीलिए रैम को चिपसेट के नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है, ताकि उसको सारा का सारा डेटा बहुत ही स्पीड में उसको फ्रिक्वेंटली प्रोसेसर को रैम से मिल पाए।
अब ये जो रैम है वो आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे मैंने पहले बताया चिपसेट के नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड होती है। प्राइमरी मेमोरी है यानी कि सबसे पहली मेमोरी है आपके कंप्यूटर की, लेकिन एट द सेम टाइम ये वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें आपने जितना भी कुछ है जो स्टोर किया हुआ है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। जितना भी डेटा है, आप अपना कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ऑन ऑन कंडीशन में होता है, तभी इसमें जितना डेटा होता है वो टेम्पररी होता है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है। और वॉलेटाइल होने की वजह से ही ये इतनी फास्ट मेमोरी है। तो सारा का सारा डेटा वो तब तक ही उसमें रहता है जब तक आप अपना कंप्यूटर ऑन स्टेट में होता है। जैसे ही अपना कंप्यूटर अपना शट डाउन किया या इवन रिस्टार्ट भी किया, तो पास्ट में जो जितना भी डेटा था वो कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो के रिस्टार्ट होगा, वो जो सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नेसेसरी बूट फाइलें हैं वो फिर से उसमें लोड होगी थ्रू द हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होगी वो जरा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको बूटिंग प्रोसेस पता नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप यहाँ पे क्लिक करके ये बूटिंग प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये सब सही से समझ में आएगा। तो जो सारा का सारा डेटा होता है वो फिर से लोड होता है जितनी भी बार आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो। तो रैम है वो वॉलेटाइल है, इतना याद रख लीजिए। कुछ भी आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी रैम हो, उसमें आप परमानेंटली कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, जैसे आप अपनी हार्ड ड्राइव पे कर सकते हो। आप अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव पे जैसे अपना कोई मूवी फाइल है, कुछ भी सारा डेटा फाइलें हैं, वो सारी जैसे परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, रैम में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी रैम हो। और रैम जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी है, आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। प्रोसेसर को जितना भी डेटा चाहिए होता है वो टेम्पररी बेसिस पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है रैम पे। ऑब्वियसली रैम में लोड होता है हार्ड ड्राइव से और एसएसडी से, जो भी आपका परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, लेकिन रैम में होता है ये सारा का सारा डेटा। तो प्रोसेसर को जितनी भी जल्दी प्रोसेस करने के लिए वो सारा का सारा डेटा चाहिए होता है, वो सारा का सारा वो प्रोसेसर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रैम से। तो जितना भी डेटा चाहिए होता है वो रैम से डिमांड करता है, वो प्रोसेसर डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता। हार्ड ड्राइव से सारा डेटा जाता है रैम में। जो हार्ड ड्राइव और ये सब सारी सेकेंडरी मेमोरी है वो सारी की सारी कनेक्टेड होती है चिपसेट के साउथ ब्रिज से, और साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक लेन से, एक बस से। तो ये जो सारा का सारा डेटा है परमानेंटली स्टोर्ड होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी पे, यानी कि हार्ड ड्राइव्स है, एसएसडीज है, हाइब्रिड ड्राइव्स है, इन पे परमानेंटली स्टोर होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसमें सारे एप्लीकेशन अगर आप लोड करते हो, जो भी एप्लीकेशन पे आपको वर्क करना हो, तो वो सारी की सारी जो फाइलें होती हैं, सारा डेटा होता है, वो हार्ड डिस्क में से निकल के जाता है रैम में, और रैम से फिर प्रोसेसर को मिलता है जितना भी उसको चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, जितना भी डेटा चाहिए होता है वो इतनी जल्दी मिल सके। इसीलिए जो रैम है उसका बहुत ज़्यादा फास्ट होना ज़रूरी है, और इसीलिए उसको नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड किया है। और वो वॉलेटाइल होने की वजह से वो मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट होती है। और जो सारा का सारा डेटा है वो फ्लैश चिप्स में स्टोर किया जाता है। अगर आपने रैम को कभी अपना सिस्टम खोला है और अगर देखा है रैम स्टिक को हाथ में पकड़ के, तो वो जो ब्लैक स्क्वायर होते हैं सारे के सारे छोटे छोटे 4 से 8 6 लगे होते हैं, वो सारे वो होते हैं फ्लैश चिप्स। वो जो वेफर्स होती हैं उसमें सारा का सारा डेटा स्टोर होता है टेम्पररी बेसिस पे। तो ये फ्लैश मेमोरी है, नैंड फ्लैश मेमोरी। अब ये जो रैम की जो सारी इन डेप्थ टेक्निकलिटीज़ है, ये फ्लैश मेमोरी क्या है और ये सब फ्रीक्वेंसीज़, जो ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के आप बारे में आपने सुन रखा होगा, 667 मेगाहर्ट्ज़ और 1333 मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़, ये सब क्या है, सिंगल चैनल, ड्यूअल चैनल, क्वाड चैनल, ये जो मेमोरी कन्फिग्रेशंस हैं सारे, XMP क्या है, इसके ऊपर पूरा रैम का इन डेप्थ जो वीडियो है वो फ्यूचर में हम बनाएंगे, इंटायरली सेपरेट वीडियो। उसमें मैं आपको समझाऊंगा और भी डिटेल में जाके कि रैम अगर आपको परचेज करनी है या तो रैम के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए कि रैम के अंदर क्या क्या और भी चीज़ें देखने की होती है, कैश लेटेंसीज क्या है, ये सब, तो इसके ऊपर पूरा इंटायरली हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। लेकिन इस वीडियो को मैंने इसीलिए शॉर्ट एंड सिंपल रखा है ताकि मैं ओवरऑल आपको समझा दूं, बिल्कुल बेसिक वे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूं कि आपके सिस्टम में जो रैम होती है वो क्या है, वो कैसे वर्क करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जिस टाइप के आप यूज़र हैं, जिस टाइप का आप काम करते हैं अपने सिस्टम के साथ, जिस प्रकार का काम लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से, उस हिसाब से आपके सिस्टम में कितनी रैम होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है, वैसे इसका कोई यूनिफाइड जनरलाइज आंसर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि इतनी GB रैम आपके कंप्यूटर में होगी तो वो बेस्ट है।
तो ऐसा कोई ये यूनिफाइड नहीं है, ये डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ यूज़र यू आर, आप किस प्रकार का यूज़र हैं, कैसा काम करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और पर्टिकुलर किस टास्क के लिए ले रहे हैं, क्या काम करने के लिए ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितनी रैम होनी चाहिए। तो अगर ये जो सेक्शन है इस वीडियो का, नेक्स्ट जो ये आगे का जो सेक्शन है वो इसीलिए है ताकि अगर आप अपना कंप्यूटर सिस्टम अभी बिल्ड कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, या नया कंप्यूटर परचेज़ करना चाहते हैं मार्केट से, तो आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कितनी रैम लेनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू मी है। ऑफ कोर्स यू कैन हैव जितनी आपको मेमोरी चाहिए उतनी आप लगा सकते हो अपने सिस्टम में, लेकिन ये बताने का मेरा रीज़न यही है कि आप बेफालतू में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके उसको वेस्ट ना करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इतनी मेमोरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले कैटेगरी है एक नॉर्मल यूज़र, यानी कि एक ऐसा यूज़र जो कंप्यूटर पे सिर्फ नेट सर्फिंग कर रहा है, वीडियोस देखता है, ऑडियो फाइलें प्ले करता है, ऐसा ही जो एक MS ऑफिस यूज़ करता है, एक नॉर्मल यूज़र जो होता है, उसके लिए 4 गीगाबाइट की रैम भी मोर देन इनफ है। उसको, उस पर्टिकुलर यूज़र को 4 गीगाबाइट से ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है उस सिचुएशन में। अगर आप इस प्रकार का कोई काम करने वाले हैं फिर अपने सिस्टम्स के साथ, तो आपको 4 GB की रैम की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप और बेकार में एक 4 GB की रैम लगाते हैं तो इससे अच्छा है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उस 4 GB की रैम में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको कहीं और कंप्यूटर सिस्टम के और भी जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसमें इन्वेस्ट कीजिए और सिस्टम को और एनहांस कीजिए, क्योंकि जहाँ पे रैम की ज़रूरत है वहीं पे रैम अपडेट करने से, अपग्रेड करने से आपको सिस्टम में बूस्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप बेकार में अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको सिस्टम बूस्ट नहीं मिलेगा। वैसे ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बात करते हुए सुना है कि अगर आप अपनी रैम अपग्रेड कर दोगे तो आपको सिस्टम में बूस्ट मिल जाएगा और आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। बेसिकली वो कहना ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कोई एक सिस्टम है जिसमें 8 GB रैम लगी हुई है और वो जो यूज़र है जो सिस्टम को यूज़ करता है उसका यूज़ इतना नहीं है, तो वो अगर कुछ भी वो सारे टास्क परफॉर्म करता है, सारी एप्लीकेशन जो उसकी ज़रूरत की होती है वो खोल लेता है, उसके बाद भी 2 GB रैम ऑलवेज फ्री रहती है अगर उसके सिस्टम में। तो उसके बाद अगर वो एक और 8 GB की स्टिक लगा देगा उसमें, तो टोटल रैम हो गई 16 GB। अब 16 GB में से 2 GB तो पहले ही ऑलरेडी फ्री रहती थी, 8 GB की और एक लगा ली, टोटल हो गई 10 GB। 10 GB रैम फ्री रहती है उसके कंप्यूटर में। तो ऐसी सिचुएशन में उसको 8 GB की स्टिक और एक लगाने से कोई भी परफॉर्मेंस बूस्ट, एनहांस कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा उसे मिलेगा। तो ऐसा आप ना करें, इससे अच्छा है ऐसे सिचुएशन में उस यूज़र को 8 GB की रैम अपग्रेड करने से अच्छा है कि वो 8 GB की रैम जितने पैसे में आती है उतने पैसों की SSD ले ले। अगर उसके सिस्टम में SSD नहीं लगी हुई है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है और उस हार्ड ड्राइव में उसने बूट ड्राइव बना रखी है, तो मैं उसको ऐसी सिचुएशन में रेकमेंड करूँगा कि उस रैम की बजाय वो SSD ले ले और SSD को बूट ड्राइव बनाए, ताकि उसको जो बूस्ट चाहिए था, जो परफॉर्मेंस में बूस्ट चाहिए था, वो जो सोच के रैम लेने की जो सोच रहा था वो उसको बूस्ट मिले, वो SSD के थ्रू मिले विदाउट अपग्रेडिंग द रैम। जो एक्चुअल रिसोर्सेज है कंप्यूटर के उसको अपग्रेड किए बिना भी अगर आप हार्ड ड्राइव से SSD में अब जाते हैं तो आपको सिस्टम में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। वो वैसे मैंने जो अपना पास्ट में वीडियो बनाया था SSD एक्सप्लेन, उसमें समझाया था, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। तो ये सबसे पहली कैटेगरी हो गई, जो एक नॉर्मल यूज़र है उसके लिए 4 GB रैम भी मोर देन इनफ है, उसको बेफालतू में ज़्यादा रैम लेने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो थोड़े से फिर हम अब क्रिएटिव आदमी की तरफ जाते हैं, क्रिएटिव लोगों की तरफ, तो जो इमेज प्रोसेसिंग टाइप का वर्क कर रहे हैं, यानी कि फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो आपके केस में आपको 8 से 16 GB तक की रैम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर इमेजेस। आप किस प्रकार की इमेजेस उसमें प्रोसेस कर रहे हैं और उसका रिजोल्यूशन क्या है उस पर्टिकुलर इमेज का, तो वो डिपेंड करता है कितना बड़ा रिजोल्यूशन का जो इमेज है उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको 8 GB से लेकर 16 GB तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इससे ज़्यादा रैम लगाने से आपको कोई भी परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा नहीं, स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑडियो प्रोडक्शन टाइप के लोग, ऑडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं, साउंड इंजीनियर्स, वॉइस ओवर प्रोडक्शन वाले। उनके काम में अगर वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों, DAW यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिस पे सारा ये ऑडियो प्रोसेसिंग होता है, तो वो चाहे प्रो टूल्स हो, चाहे लॉजिक हो या क्यूबेज हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर ऑडियो वाले हैं उनकी जो फाइलें होती हैं, वेव फाइलें, ये जब प्रोसेसिंग चल रहा होता है, सारा का सारा गाना ट्रैक बन रहा होता है और वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो वो सारा का सारा जो उसकी रॉ फाइलें होती हैं
वो सारी की सारी लोड होती है रैम में उस वक्त जब ये सॉफ्टवेयर ओपन स्टेट में होता है। तो इस सिचुएशन में उनको ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की रॉ फाइलें हैं, मतलब उसका जो बिट डेप्थ है वो क्या है, बिट रेट है वो क्या है, और इस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक नॉर्मल जो वेव फाइलें होती हैं 48 किलोहर्ट्ज़ वाली फाइलें, उसके लिए 16 GB तक की रैम भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर हायर साइज़ फाइलें हैं, हायर साइज़ वेव फाइलें अगर वो कैप्चर करते हैं और उसको एडिट करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो फाइलें हैं वो बड़ी हो जाती है, और वो बड़ी होगी तो वो रैम में ही लोड होगी, तो रैम भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में 32 गीगाबाइट तक की रैम भी उनके सिस्टम में उनको चाहिए होगी, अगर वो लार्ज साइज़ फाइलें हैं तो। बाकी एक नॉर्मल जो कैप्चरिंग होती है 48 किलोहर्ट्ज़ वाली फाइलें, वेव फाइलें, तो उसमें 16 GB रैम भी मोर देन इनफ है। पर्सनली मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो बिल्कुल एडवांस यूज़र्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, जिनका काम रेंडरिंग से है, एनिमेशन टाइप का कुछ वर्क कर रहे हैं, उनको वीडियोस पे वर्क करना है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वीडियो होगी जिनके केस में, उन लोगों को 32 गीगाबाइट से लेके 64 गीगाबाइट तक की भी रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो फुल HD रिजोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, नेटिव फुल HD पे, यानी कि 1920x1080, ये सब जो रिजोल्यूशन और ये सब क्या है, हम इस पर भी फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। जो फुल HD रिजोल्यूशन है उसको अगर कैप्चर करते हैं उनके कैमरे से और उस पर अगर प्रोसेसिंग करना है उनको, तो उनको 32 गीग तक की रैम की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, कितनी लेंथ है उस पर्टिकुलर वीडियो की, वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी। तो अगर वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, चाहे प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, या FCP यूज़ कर रहे हैं, फाइनल कट प्रो एप्पल का, तो ये जो फुल HD है, फुल HD रिजोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको 32 गीगाबाइट तक की रैम की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर वो 4K में वर्क कर रहे हैं, यानी कि 4K रिजोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, नेटिव 4K को कैप्चर करते हैं कैमरे से और उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर आप भी इस प्रकार के यूज़र हैं, तो आपको 64 गीगाबाइट तक की रैम की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मे बी मोर देन दैट। लेकिन अभी इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे 128 गीगाबाइट तक भी रैम लगा सकें। ऑफकोर्स सर्वर्स बोर्ड जो है उसमें अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर के जो प्लेटफॉर्म है, जो नॉर्मल X99 भी इवन आप ले लो, तो उसमें आपको क्वाड चैनल मेमोरी मिलेगी, लेकिन 64 गीगाबाइट 8 GB की एक स्टिक, तो आप 8 स्टिक लगा सकते हो, तो टोटल 64 गीगाबाइट की रैम हुई। तो 4K जो है वो बहुत ही मेमोरी हंग्री है, और ये इवन ये जो एडोबी के जो सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप फोटोशॉप की बात करो या प्रीमियर है या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी हंग्री प्रोसेस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा मेमोरी की डिमांड होती है, और जब हम फुल HD और 4K की बात करें, रेंडरिंग की बात करें, वहाँ पर तो रैम मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको 32 गीग से लेके 64 गीगाबाइट तक की भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा अकॉर्डिंग टू मी है कि इतनी रैम आपके सिस्टम में होनी चाहिए। ऑफकोर्स आप अपने सिस्टम में जितनी चाहे उतनी रैम लगा सकते हो, नो इश्यूज़। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप रैम में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके उस वेस्ट ना करें। इससे अच्छा है कि जो दूसरे कंप्यूटर है, अगर आप सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हो तो सिस्टम में तो बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स लगते हैं, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। स्पेशली SSDs, अच्छे से अच्छी कैटेगरी की SSD लीजिए ताकि आपको वो परफॉर्मेंस बूस्ट मिले। GPU पे इन्वेस्ट कीजिए, CPU पे, और स्पेशली पावर सप्लाई। पूरा कंप्यूटर सिस्टम जब बिल्डअप करने जाते हैं तो पावर सप्लाई तो लास्ट ऑप्शन होता है बहुत सारे लोगों के लिए। फ्यूचर में हम वो भी वीडियो बनाने वाले हैं कि पावर सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है आपके सिस्टम में, SMPS जो है पावर सप्लाई यूनिट। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पावर सप्लाई पे इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी क्वालिटी का पावर सप्लाई लीजिए, ताकि ये जो सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो चलेंगे तो पावर सप्लाई से ही। उनको अगर सही से पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो कोई भी कंपोनेंट सही से वर्क नहीं करेगा और डैमेज भी हो सकता है इन सम केसेस। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि रैम पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और ये सब सारी फ्रीक्वेंसीज़ और ये सब क्या है, इन सब के ऊपर मैं इन डेप्थ एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक जो एक गेमर्स कैटेगरी है, जो गेम्स प्ले करते हैं, उनमें एक ये बहुत बड़ा मिथ होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ वाली रैम लगाऊंगा, ज़्यादा रैम लगाऊंगा तो मेरे को अच्छे से गेम प्ले कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, गेमर्स को इतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड ऑफ दैट उनको जो अपना GPU सेक्शन है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको बेटर से बेटर परचेज़ करना चाहिए और गेम प्ले उनका बेटर करना चाहिए। तो ये जो मिथ है वो सब क्लियर कर लीजिए, सारा कन्फ्यूज़न मत रखिए।
और ये वीडियो बनाने का जो मेरा रीज़न था, जो इंटेंशन था, वो भी यही था कि मैं आपको पहले तो समझाऊं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो कैसे वर्क करती है आपके सिस्टम में। अगर रैम कम है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, और अगर आप नया सिस्टम अभी बिल्डअप कर रहे हो तो आपको कितनी रैम की ज़रूरत होगी। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह गया है, कोई क्वेरी है या कुछ भी क्वेश्चन है, या इवन फ्यूचर एपिसोड्स के लिए आपके पास कोई सजेशन है होराइजन टेक फॉर यू के लिए, तो आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, और मैं उसका आपको सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई रिकमेंडेशंस, कोई सजेशंस मुझे मिलते हैं तो मैं उस पर भी वर्क करूँगा, डैम श्योर। So thank you so much for watching this video till the end. I'll definitely see you in my next video, and stay subscribed to my channel for future updates, more information and more videos from the world of technology and computers. I will definitely see you in my next video. So till then, take care guys and learn more. Thank you so much.